नूतन, पुरानी झनक मरी नहीं थी, मारी गई थी। ऋषि को मिला अर्शी के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत। पुलिस हेडक्वार्टर के रिकॉर्ड रूम में धूल से सनी एक पुरानी फाइल खुलती है और इसी के साथ बोस परिवार के पिछले 20 सालों के झूठ का पर्दाफाश होने की शुरुआत होती है। शो झनक की कहानी अब उस मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां रिश्तों की मर्यादा और कानून का फर्ज आमने सामने है। एसपी ऋषि, जो अब तक सिर्फ झनक की हिफाजत और अपनी पत्नी अदिति के नखरों के बीच उलझा हुआ था, आज उसके हाथ वो सच लग गया है जो अनिरुद्ध की पूरी जिंदगी बदल कर रख देगा। एक पुराने केस की तफ्तीश करते हुए, या यूं कहें कि किस्मत के इशारे पर, ऋषि के हाथ नूतन यानी पुरानी झनक की एक्सीडेंट रिपोर्ट लग गई है। ये वही नूतन है जिसे अनिरुद्ध आज भी अपनी यादों में जिंदा रखते हैं और जिसकी बेटी झनक आज इस घर में दासी जैसा जीवन बिता रही है। मैं पूजा, आपके चैनल ड्रामा क्वीन पूजा पर आपको बता दूं कि ये फाइल महज कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि अर्शी के गले का फंदा बनने वाली है। ऋषि जब फाइल के पन्ने पलटता है तो उसकी नज़र फॉरेंसिक रिपोर्ट के एक छोटे से फुटनोट पर अटक जाती है, जिसे उस वक्त पैसों के दम पर शायद दबा दिया गया था। रिपोर्ट में साफ लिखा है कि नूतन की गाड़ी का एक्सीडेंट किसी मानवीय भूल या तकनीकी खराबी से नहीं बल्कि ब्रेक वायर को जानबूझकर काटे जाने की वजह से हुआ था। ये पढ़ते ही ऋषि के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। एक पुलिस अफसर होने के नाते उसका दिमाग तुरंत सक्रिय हो जाता है। वो तारीख मिलाता है, ये वही समय था जब अनिरुद्ध और नूतन का रिश्ता अपने चरम पर था और अर्शी अपनी जगह छिनने के डर से बौखलाई हुई थी। ऋषि के माथे पर पसीना है लेकिन आंखों में एक आग है। वो समझ चुका है कि जिस महिला को वो सासू माँ कहता है यानी अर्शी बोस, वो सिर्फ एक घमंडी अमीर औरत नहीं बल्कि एक ठंडे दिमाग वाली कातिल हो सकती है। ऋषि के लिए ये धर्म संकट की घड़ी है। एक तरफ उसका ससुराल है, उसकी पत्नी अदिति की माँ है, और दूसरी तरफ वो झनक है जिसके सिर से माँ का साया छीनने वाली कोई और नहीं बल्कि इसी घर की मालकिन है। ऋषि तुरंत उस समय के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का नाम नोट करता है और उस गराज के मैकेनिक की तलाश शुरू कर देता है जिसका जिक्र गवाहों की सूची में तो था लेकिन जिसका बयान कभी दर्ज नहीं किया गया। ये मैकेनिक ही वो कड़ी है जो अर्शी को सीधे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा सकता है। इधर बोस विला में माहौल हमेशा की तरह तनावपूर्ण है। अर्शी सोफे पर बैठकर चाय की चुस्की ले रही है, चेहरे पर वही पुराना रुतबा और घमंड, ये सोचते हुए कि उसने अपनी जिंदगी की सारी बाधाओं को हटा दिया है। उसे इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं कि उसका दामाद, जो अभी पुलिस स्टेशन में बैठा है, उसके 20 साल पुराने पाप का कच्चा चिट्ठा पढ़ रहा है। झनक, जो अनिरुद्ध और नूतन की बेटी है, घर के एक कोने में झाड़ू लगा रही है। अदिति यानी ऋषि की पत्नी और अर्शी की बेटी जानबूझकर झनक के पास जाती है और पैर से कचरा फैला देती है। अदिति का ये व्यवहार ऋषि को हमेशा खटकता था, लेकिन आज जब ऋषि घर में कदम रखेगा तो उसका नज़रिया पूरी तरह बदल चुका होगा। अब उसे अदिति में सिर्फ उसकी जिद्दी पत्नी नहीं बल्कि एक कातिल की परवरिश दिखाई देगी। ऋषि जीप स्टार्ट करता है। सायरन की गूंज के साथ उसका काफिला बोस विला की तरफ नहीं बल्कि शहर के पुराने इलाके की तरफ मुड़ता है, जहां उसे खबर मिली है कि वो पुराना मैकेनिक रघु आज भी एक छोटी सी गुमटी चलाता है। ऋषि जानता है कि अर्शी जैसी शातिर महिला को पकड़ना आसान नहीं है। बिना पक्के सबूत के वो अनिरुद्ध के सामने भी मुंह नहीं खोल सकता, क्योंकि अनिरुद्ध अभी बीमार है और अर्शी ने उन्हें भावनात्मक रूप से जकड़ रखा है। जब ऋषि उस मैकेनिक रघु के पास पहुंचता है तो पुलिस की वर्दी देखकर रघु घबरा जाता है। ऋषि का तरीका सख्त है। वो रघु की आंखों में आंखें डालकर पूछता है कि 20 साल पहले बोस परिवार की उस गाड़ी के ब्रेक किसने फेल किए थे। रघु पहले तो मुकरता है, उसे अपनी जान का डर है, लेकिन जब ऋषि उसे झनक की कसम देता है, उस बेटी की कसम जिसकी माँ उस हादसे में मारी गई थी, तो रघु टूट जाता है। रघु का कबूलनामा ड्रामा क्वीन पूजा के दर्शकों के रोंगटे खड़े कर देगा। वो कांपते हुए बताता है कि उस रात एक अमीर औरत ने उसे मुंह मांगी रकम दी थी। उसने चेहरा तो नहीं देखा था क्योंकि उसने स्कार्फ बांधा हुआ था, लेकिन वो औरत एक खास तरह का कंगन पहने हुए थी, हीरों से जड़ा हुआ सांप के आकार का कंगन। ऋषि के दिमाग में बिजली कौंध जाती है। वो कंगन आज भी अर्शी की कलाई में है। ये बोस खानदान का पुश्तैनी कंगन नहीं बल्कि अर्शी का अपना पसंदीदा गहना है, जिसे वो अपनी ताकत की निशानी मानती है। ऋषि के पास अब मोटिव भी है और पहचान का एक जरिया भी, लेकिन सबसे बड़ा सबूत अभी मिलना बाकी है। रघु बताता है कि डर के मारे उसने उस औरत की आवाज़ रिकॉर्ड कर ली थी जब वो उसे पैसे देने आई थी, ताकि भविष्य में अगर पुलिस उसे पकड़े तो वो खुद को बचा सके। वो पुरानी कैसेट जो धूल खा रही थी आज ऋषि के हाथ लग जाती है। ऋषि जब उस कैसेट को अपनी गाड़ी के प्लेयर में लगाता है तो गाड़ी के सन्नाटे में एक जानी पहचानी आवाज़ गूंजती है, सुनो,
काम पक्का होना चाहिए। नूतन की गाड़ी के ब्रेक वायर ऐसे काटना कि वो शहर से बाहर निकलते ही खाई में गिरे। एक्सीडेंट ऐसा लगना चाहिए कि किसी को शक न हो। अगर वो बच गई तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। ये आवाज़ किसी और की नहीं, अर्शी बोस की है। ऋषि की मुट्ठियां भिंच जाती हैं, उसका खून खौल उठता है। जिस झनक को अर्शी आज तक मनहूस कहती आई है, असल में अर्शी ही उसकी मां की कातिल है। अब ऋषि के सामने चुनौती ये है कि इस सच को अनिरुद्ध के सामने कैसे लाया जाए। वो जानता है कि अगर वो सीधे घर जाकर अर्शी को गिरफ्तार करेगा तो अदिति तमाशा खड़ा कर देगी और शायद अनिरुद्ध को हार्ट अटैक आ जाए। उसे एक जाल बिछाना होगा। ऋषि घर लौटता है। उसका चेहरा सपाट है लेकिन आंखों में तूफान है। जैसे ही वो हॉल में एंटर करता है, अर्शी उसे देखकर मुस्कुराती है। अरे ऋषि बेटा, आ गए? जरा इस नौकरानी को समझाओ, काम ठीक से नहीं करती। ऋषि अर्शी की तरफ देखता है। उसकी नज़र सीधा अर्शी की कलाई पर जाती है जहां वो सांप वाला कंगन चमक रहा है। ऋषि आज अर्शी को जवाब नहीं देता, बस एक गहरी और रहस्यमयी मुस्कान देता है। वो मन ही मन सोचता है, सासू माँ, आपकी आज़ादी के दिन अब गिने चुने रह गए हैं। ऋषि झनक के पास जाता है। झनक, जो डरी हुई है, ऋषि को देखकर थोड़ा संभलती है। ऋषि धीरे से झनक के सिर पर हाथ रखता है। ये स्पर्श सिर्फ सांत्वना का नहीं बल्कि एक वादे का है, इंसाफ का वादा। अदिति ये सब देख रही है और जल भुन रही है। वो ऋषि के पास आती है। ऋषि, तुम फिर इस लड़की के सिर पर हाथ रख रहे हो? मेरी मॉम से ठीक से बात तक नहीं की तुमने? ऋषि अदिति की आंखों में देखता है और पहली बार एक ऐसा सवाल करता है जिससे वहां मौजूद सबकी बोलती बंद हो जाती है। ऋषि पूछता है, अदिति, तुम्हें याद है 20 साल पहले जब डैड की दोस्त नूतन आंटी का एक्सीडेंट हुआ था? उस दिन मॉम कहाँ थी? अर्शी के हाथ से चाय का कप हिल जाता है। चाय की कुछ बूंदें उसकी महंगी साड़ी पर गिरती हैं। ये सवाल अर्शी के लिए किसी बम धमाके से कम नहीं। वो हकलाते हुए कहती है, ये कैसा सवाल है ऋषि? मैं तो घर पर ही थी। और तुम आज गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हो? ऋषि बहुत ही शांत लहजे में कहता है, बस यूं ही मॉम, पुलिस की आदत है, कभी कभी पुरानी फाइलों से धूल हटाने का मन करता है। और सुना है कातिल कितना भी शातिर हो, कोई ना कोई निशानी छोड़ ही जाता है, जैसे कोई रिकॉर्डिंग या कोई कंगन। कंगन शब्द सुनते ही अर्शी अपना हाथ दुपट्टे से ढक लेती है। उसका चेहरा पीला पड़ गया है। अनिरुद्ध, जो वहीं अखबार पढ़ रहे थे, ऋषि की बातों में छिपी गंभीरता को भांप लेते हैं। अनिरुद्ध पूछते हैं, ऋषि, क्या मतलब है तुम्हारा? कौन सी फाइल? और तुम नूतन की बात क्यों कर रहे हो? ऋषि अनिरुद्ध के पास जाकर बैठता है। मैं पूजा, आपको बता दूं कि ये सीन बहुत ही इंटेंस है। ऋषि अनिरुद्ध से कहता है, डैड, कभी कभी जो हमें एक्सीडेंट लगता है वो असल में सोची समझी साजिश होती है। मुझे आज कुछ ऐसा मिला है जो इस घर की दीवारों को हिला देगा। अर्शी अब पूरी तरह घबरा चुकी है। उसे लग रहा है कि ऋषि सब कुछ जान चुका है। वो बात बदलने की कोशिश करती है। अनिरुद्ध, शायद ऋषि थक गया है, चलो हम डिनर करते हैं। लेकिन ऋषि अपनी जगह से नहीं हिलता। वो अपनी जेब से वो पुरानी ऑडियो कैसेट निकालता है और टेबल पर रख देता है। अर्शी की सांसें अटक जाती हैं। वो इस कैसेट को पहचानती है। 20 साल पहले उसने सोचा था कि रघु मैकेनिक शहर छोड़कर चला गया होगा, लेकिन आज उसका पाप उसके सामने टेबल पर रखा है। ऋषि कहता है, डैड, इस कैसेट में एक आवाज़ है, मैं चाहता हूँ आप इसे सुने। ये आवाज़ नूतन जी की मौत से जुड़ी है। अदिति चिल्लाती है, ऋषि, तुम पागल हो गए हो? ये सब क्या ड्रामा है? लेकिन ऋषि की सख्ती के आगे किसी की नहीं चलती। वो एक पोर्टेबल प्लेयर मंगवाता है। पूरे भर में सन्नाटा है। झनक एक कोने में खड़ी है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन उसे महसूस हो रहा है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। अर्शी की नज़रें इधर उधर भाग रही हैं। वो कैसेट छीनने की सोच रही है, लेकिन ऋषि की पुलिस वाली निगाहें उस पर गड़ी हैं। अनिरुद्ध कांपते हाथों से प्लेयर का बटन दबाने के लिए आगे बढ़ते हैं। अर्शी चिल्लाती है, नहीं अनिरुद्ध, मत सुनना। ये चीख ही उसका आधा कबूलनामा है। लेकिन अनिरुद्ध रुकते नहीं। और जैसे ही वो बटन दबता है, जैसे ही अनिरुद्ध की कांपती उंगली उस टेप रिकॉर्डर के प्ले बटन को दबाती है, बोसविला के उस आलिशान हॉल में एक ऐसी खामोशी छा जाती है जो मौत से भी ज्यादा भयानक है। टेप घूमता है, हल्की सी खरखराहट होती है और फिर वो आवाज़ गूंजती है जिसे पहचानने में अनिरुद्ध को एक पल भी नहीं लगता। रिकॉर्डिंग में अर्शी की युवा आवाज़ साफ सुनाई देती है, सुनो, काम पक्का होना चाहिए। नूतन की गाड़ी के ब्रेक वायर ऐसे काटना कि वो शहर से बाहर निकलते ही खाई में गिरे। एक्सीडेंट ऐसा लगना चाहिए कि किसी को शक न हो। अगर वो बच गई तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। और उसके बाद पैसों के बंडल की सरसराहट। ये चंद सेकंड की ऑडियो क्लिप नहीं थी, बल्कि पिछले 20 सालों से इस घर की नींव में दफन वो बारूद था जिसने आज विस्फोट कर दिया है। अनिरुद्ध पत्थर की मूरत बन गए हैं।
उनकी आंखों अर्शी, जो अब तक बचने के रास्ते तलाश रही थी, अब जानती है कि खेल खत्म हो चुका है। वो पागलों की तरह टेबल की तरफ झपटती है उस रिकॉर्डर को तोड़ने के लिए। ये झूठ है, ये नकली आवाज है, ऋषि ने ये सब बनवाया है। लेकिन ऋषि अपनी पुलिस ट्रेनिंग की फुर्ती के साथ बीच में आ जाता है और अर्शी का हाथ पकड़ लेता है। ऋषि की पकड़ आज एक दामाद के नहीं, बल्कि एक कानून के रखवाले की है। वो अर्शी की कलाई को ऊपर उठाता है और सबकी नज़रों के सामने वो सांप वाला कंगन लाता है। ऋषि गरजता है, मॉम, उस मैकेनिक रघु ने भी इसी कंगन की पहचान बताई थी। उसने कहा था कि कातिल के हाथ में हीरो वाला सांप लिपटा था, और आज ये सांप आपकी कलाई पर है, जिसने 20 साल पहले नूतन आंटी को डस लिया था। सबूतों का ये दोहरा वार अर्शी को तोड़ने के लिए काफ़ी है। वो अपने घुटनों पर गिर पड़ती है, लेकिन पछतावे में नहीं, बल्कि हार की हताशा में। इधर कमरे की कोने में खड़ी झनक का हाल बुरा है। वो दीवार का सहारा लेकर खड़ी है। अब तक उसे लगता था कि उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई क्योंकि भगवान को यही मंजूर था। उसे लगता था कि वो एक अनाथ है जिसकी किस्मत खराब थी। लेकिन आज उसे पता चला कि उसकी माँ की मौत भगवान की मर्जी नहीं, बल्कि इसी घर की मालकिन अर्शी की साजिश थी। झनक की आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ता है। वो चीख नहीं रही, बस सिसक रही है। उसे वो सारे पल याद आ रहे हैं जब अर्शी ने उसे मनहूस कहा था। आज साबित हो गया कि असली मनहूसियत झनक में नहीं, अर्शी की ईर्ष्या में थी। अनिरुद्ध, जो सदमे से बाहर आते हैं, वो अर्शी के पास जाते हैं। अर्शी अनिरुद्ध के पैर पकड़ने की कोशिश करती है। अनिरुद्ध, मेरी बात सुनो, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया। मैं तुमसे प्यार करती थी। नूतन तुम्हें मुझसे छीन रही थी, मैं क्या करती? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। अर्शी का ये कबूलनामा आग में घी का काम करता है। अनिरुद्ध झटके से अपने पैर पीछे खींच लेते हैं। उन्हें अर्शी के स्पर्श से घिन आती है। अनिरुद्ध चिल्लाते हैं, प्यार? तुम इसे प्यार कहती हो अर्शी? तुमने मेरी नूतन को मार डाला और इसे प्यार का नाम दे रही हो? तुम इंसान नहीं, तुम एक राक्षस हो। तुमने ना सिर्फ नूतन की जान ली, बल्कि झनक का बचपन, उसका हक, उसकी खुशियां सब छीन ली। और मैं 20 साल तक एक कातिल के साथ एक ही छत के नीचे रहता रहा। अनिरुद्ध का दिल बैठ जाता है। वो सीने पर हाथ रखकर सोफे पर गिर जाते हैं। झनक दौड़कर उनके पास आती है, बाबा। लेकिन अनिरुद्ध झनक को देख नहीं पाते। उन्हें शर्म आ रही है। अदिति, जो अब तक स्तब्ध खड़ी थी, उसे समझ नहीं आ रहा कि वो किसका पक्ष ले। एक तरफ उसकी माँ है जिसे वो आदर्श मानती थी, और दूसरी तरफ उसके पिता और पति हैं जो सच के साथ खड़े हैं। अदिति अपनी माँ अर्शी के पास जाती है और उसे झकझोरती है, मॉम, कहिए ना ये झूठ है, कहिए कि ऋषि झूठ बोल रहा है। लेकिन अर्शी चुप है। उसकी चुप्पी ने अदिति की दुनिया भी उजाड़ दी है। अदिति ऋषि की तरफ मुड़ती है। उसकी आंखों में गुस्सा है। ऋषि, तुम्हें ये सब सबके सामने लाने की क्या जरूरत थी? तुम इसे घर में भी सुलझा सकते थे। तुमने मेरी माँ को जलील किया है। ऋषि अदिति को बहुत ही ठंडे दिमाग से जवाब देता है, अदिति, कत्ल घर का मामला नहीं होता, वो जुर्म होता है, और एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते मेरा फर्ज मेरे रिश्तों से बड़ा है। ऋषि अपनी बेल्ट से हथकड़ी निकालता है। धातु की वो खनक पूरे हॉल में गूंजती है। वो अर्शी के पास जाता है और कहता है, मिसेस अर्शी बोस, आपको नूतन जी की हत्या की साजिश रचने और सबूत मिटाने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। अर्शी की आंखों में खौफ तैर जाता है। जेल जाने का डर उसके रोंगटे खड़े कर देता है। वो अदिति के पीछे छिपने की कोशिश करती है। अदिति, बचाओ मुझे, अपने पति को रोको, मैं जेल नहीं जा सकती। अदिति ऋषि का रास्ता रोकती है। ऋषि, तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये मेरी माँ है। अगर तुमने इन्हें हाथ लगाया तो हमारा रिश्ता खत्म समझो। ये ऋषि के लिए अंतिम परीक्षा है। उसका बसा बसाया घर दाव पर लगा है। लेकिन ऋषि झनक की तरफ देखता है, जिसकी आंखों में इंसाफ की उम्मीद है। ऋषि अदिति को किनारे हटा देता है। सॉरी अदिति, अगर इस सच की कीमत हमारा रिश्ता है तो मुझे मंजूर है, लेकिन मैं वर्दी पर दाग नहीं लगने दूंगा। ऋषि अर्शी के हाथों में हथकड़ी पहना देता है। अर्शी चीखती है, गालियां देती है, अनिरुद्ध को कोसती है, लेकिन ऋषि उसे खींचते हुए दरवाजे की तरफ ले जाता है। पूरा घर तमाशा बन गया है। नौकर चाकर सब देख रहे हैं कि कल तक जो मालकिन इस घर पर राज करती थी, आज वो मुजरिम बनकर जा रही है। जाते जाते अर्शी दरवाजे पर रुकती है और मुड़कर झनक को देखती है। उसकी आंखों में अभी भी नफरत है। वो फुसफुसाती है, ये मत सोचना कि तुम जीत गई झनक, मैं वापस आऊंगी और तब तुम सब रोगे। ये धमकी ड्रामा क्वीन पूजा के दर्शकों को बता रही है कि अर्शी जेल के अंदर से भी बाज नहीं आएगी। जैसे ही पुलिस की जीप अर्शी को लेकर जाती है, बोस विला में सन्नाटा पसर जाता है। अदिति जमीन पर बैठकर रो रही है। उसे लग रहा है कि ऋषि ने उसके साथ धोखा किया है। अनिरुद्ध बेसुध पड़े हैं। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव झनक में आया है।
वो अब वो डरी हुई लड़की नहीं रही। वो अनिरुद्ध के पास जाती है और उन्हें पानी देती है। अनिरुद्ध उसका हाथ पकड़कर रोते हैं। मुझे माफ कर दो बेटी, मैं तुम्हारी माँ को नहीं बचा पाया। झनक बहुत ही परिपक्वता से जवाब देती है, बाबा, माँ को तो कोई वापस नहीं ला सकता, लेकिन आज ऋषि सर ने उनकी आत्मा को शांति दे दी है। आज मुझे मेरी माँ का कातिल मिल गया और मुझे मेरा पिता मिल गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अदिति, जो रोना अब गुस्से में बदल चुका है, वो खड़ी होती है। वो अपने आंसू पोंछती है और झनक की तरफ उंगली उठाती है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है झनक। पहले तुमने मेरे पिता को मुझसे दूर किया, फिर मेरे पति को अपने वश में किया और अब मेरी माँ को जेल भिजवाया है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अदिति का ये रूप बताता है कि अर्शी के जाने के बाद अब अदिति नई विलन बनने वाली है। ऋषि जो वापस अंदर आता है, अदिति की बातें सुन लेता है। वो कहता है, अदिति, होश में आओ, तुम्हारी माँ ने एक इंसान की जान ली थी। अदिति ऋषि पर चिल्लाती है, बस, मुझे तुम्हारा लेक्चर नहीं सुनना एसपी साहब। आज से इस घर में महाभारत शुरू होगी। तुम झनक के साथ हो तो रहो, लेकिन मैं अपनी माँ को बाहर लाऊंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं पूजा आपको बता दूं कि आने वाले एपिसोड्स में हम देखेंगे कि कैसे अदिति अब अर्शी के वकीलों के साथ मिलकर केस को कमजोर करने की कोशिश करेगी। वो गवाहों को डराएगी, शायद उस मैकेनिक रघु को भी गायब करवाने की कोशिश करेगी। और ऋषि को अब 2 मोर्चों पर लड़ना है, एक कोर्ट में अर्शी के खिलाफ और दूसरे अपने ही घर में अपनी पत्नी अदिति के खिलाफ। क्या ऋषि अपनी शादी बचा पाएगा या झनक और ऋषि का पुराना प्यार फिर से जाग उठेगा जब अदिति हदें पार कर देगी? ये ट्रैक बहुत ही इमोशनल और थ्रिलिंग होने वाला है। अर्शी के हाथों में हथकड़ी लगने और पुलिस जीप की सायरन की गूंज के साथ दूर जाने के बाद बोसविला में जो सन्नाटा छाया है, वो किसी तूफान से पहले की खामोशी जैसा है। मैं पूजा ड्रामा क्वीन पूजा चैनल पर आपको बता दूं कि कहानी का असली महाभारत तो अब शुरू हुआ है। अर्शी जेल की सलाखों के पीछे है, लेकिन उसकी परछाई यानी अदिति अब घर में प्रतिशोध की आग लेकर घूम रही है। जिस पल पुलिस अर्शी को ले गई, उसी पल अदिति के अंदर की मासूमियत खत्म हो गई और एक नई अर्शी का जन्म हुआ। अदिति ने अपने आंसुओं को पोंछ लिया है और उसकी आंखों में अब सिर्फ बदला है। बदला अपने पति ऋषि से, जिसने उसकी मां को गिरफ्तार किया, और बदला उस झनक से जो इस पूरी तबाही की जड़ है। अदिति ने घर के लैंडलाइन से शहर के सबसे महंगे और शातिर वकील मिस्टर खन्ना को फोन लगाया है। ये वही वकील है जो अपराधियों को बचाने के लिए मशहूर है। अदिति ने साफ कह दिया है, मुझे मेरी मॉम की बेल चाहिए, चाहे इसके लिए मुझे ये पूरा बोसविला ही क्यों न बेचना पड़े। अदिति का ये जुनून देखकर घर के नौकर भी सहम गए हैं। वो अपने पिता अनिरुद्ध के पास नहीं जाती, जो अपने कमरे में अपनी पत्नी के पापों के बोझ तले दबे हुए हैं, बल्कि वो सीधे अर्शी के कमरे में जाती है और लॉकर खोलकर सारे जेवर और कैश निकाल लेती है। ये अर्शी को बचाने की जंग नहीं, बल्कि अदिति के अहम की लड़ाई है। इधर पुलिस स्टेशन में ऋषि एक अलग ही जंग लड़ रहा है। एसपी होने के नाते वो जानता है कि अर्शी जैसी रसूखदार महिला को सलाखों के पीछे रखना आसान नहीं होगा। ऋषि ने उस मैकेनिक रघु को, जो इस केस का सबसे अहम और एकमात्र चश्मदीद गवाह है, एक सेफ हाउस में शिफ्ट कर दिया है। ऋषि को डर है कि अर्शी के गुंडे या अदिति के वकीलों के आदमी रघु को नुकसान पहुंचा सकते हैं या उसे खरीद सकते हैं। ऋषि अपनी टीम को सख्त निर्देश देता है कि रघु की जान को अर्शी से भी ज्यादा खतरा है, उस पर 24 घंटे पहरा होना चाहिए। ऋषि का दिमाग पुलिसिया चालें चल रहा है, लेकिन उसका दिल घर पर अटका है। वो जानता है कि आज रात जब वो घर जाएगा तो वहां उसकी पत्नी उसका स्वागत नहीं बल्कि युद्ध करेगी। ऋषि अनिरुद्ध को फोन करता है और उनकी सेहत का हाल पूछता है। अनिरुद्ध की आवाज टूटी हुई है। रात गहराती है और ऋषि घर लौटता है। जैसे ही वो हॉल में कदम रखता है, नज़ारा बदला हुआ है। अदिति डाइनिंग टेबल पर बैठी है, उसके सामने वकील खन्ना बैठे हैं और ढेर सारे कागजात फैले हुए हैं। झनक कोने में खड़ी होकर अनिरुद्ध के लिए सूप बना रही है, लेकिन उसकी नजरें डरी हुई हैं। ऋषि को देखते ही अदिति ताना मारती है, आ गए एसपी साहब, क्या सोचा था आपने? मॉम को जेल भेजकर आप चैन की नींद सोएंगे? मिस्टर खन्ना, इनको बताइए कि हम क्या करने वाले हैं। वकील खन्ना एक धूर्त मुस्कान के साथ कहते हैं, मिस्टर ऋषि, आपकी गिरफ्तारी अवैध है। आपके पास जो टेप है वो 20 साल पुराना है और कोर्ट में उसकी प्रामाणिकता यानी ऑथेंटिसिटी साबित करना मुश्किल होगा। और रही बात उस मैकेनिक की, तो हम साबित कर देंगे कि वो पुलिस के दबाव में झूठ बोल रहा है। कल सुबह अर्शी मैम को बेल मिल जाएगी। ऋषि मुस्कुराता है, एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान। वो वकील के पास जाकर केबल पर झुकता है और कहता है, खन्ना जी, कानून सबूत मांगता है और मेरे पास अर्शी का वो कंगन भी है जो मैकेनिक की गवाही से मेल खाता है और फोरेंसिक रिपोर्ट झूठ नहीं बोलती। आप बेल की अर्जी लगाइए, मैं रिमांड की अर्जी लगाऊंगा।
ऋषि का ये दांव वकील को चुप करा देता है, लेकिन अदिति चुप रहने वाली नहीं है। जैसे ही वकील जाता है, अदिति अपना असली रूप दिखाती है। वो झनक के पास जाती है और उसके हाथ से सूप का कटोरा छीनकर फर्श पर पटक देती है। कांच के टुकड़े पूरे फर्श पर बिखर जाते हैं। अदिति चिल्लाती है, ये सब नाटक बंद करो झनक। पहले मेरी मॉम को जेल भेजा और अब मेरे डैड की सेवा करके महान बन रही हो। मैं जानती हूँ तुम्हारी नज़र इस घर की जायदाद पर है। झनक बिना कुछ बोले कांच के टुकड़े उठाने लगती है। उसकी उंगली कट जाती है और खून निकलने लगता है। ऋषि दौड़कर झनक के पास आता है और अदिति को धक्का देता है। दूर रहो उससे अदिति, पागल हो गई हो क्या? अदिति हंसती है, एक पागलों वाली हंसी। हाँ, पागल हो गई हूं मैं। तुमने मेरी माँ को मुझसे छीना है ऋषि, अब देखो मैं क्या करती हूँ। अदिति धमकी देती है कि अगर कल अर्शी को बेल नहीं मिली तो वो खुद को खत्म कर लेगी और सुसाइड नोट में ऋषि और झनक का नाम लिखेगी। ये धमकी ऋषि के लिए किसी झटके से कम नहीं है। वो एक पुलिस अफसर होकर भी अपनी पत्नी के इस ब्लैकमेल के आगे बेबस महसूस करता है। अगली सुबह कोर्ट में सुनवाई का दिन है। मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है। बोस परिवार की मालकिन हत्या के आरोप में गिरफ्तार, ये हेडलाइन हर न्यूज़ चैनल पर चल रही है। ऋषि पुलिस वर्दी में कोर्ट पहुंचता है। अर्शी को हथकड़ी में लाया जाता है। अर्शी का चेहरा उतरा हुआ है, लेकिन जैसे ही वो अदिति को वकील के साथ देखती है, उसकी आंखों में चमक आ जाती है। कोर्ट की कार्यवाही शुरू होती है। वकील खन्ना दलील देते हैं कि अर्शी को फंसाया जा रहा है और टेप डॉक्टर्ड है। जज साहब सबूत मांगते हैं। ऋषि मैकेनिक रघु को पेश करने के लिए आवाज़ लगाता है, लेकिन यहाँ कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है जो ड्रामा क्वीन पूजा के दर्शकों को हैरान कर देगा। जब पुलिस रघु को लाने के लिए सेफ हाउस जाती है तो पता चलता है कि रघु वहाँ नहीं है। सेफ हाउस का पिछला दरवाज़ा टूटा हुआ है और वहाँ संघर्ष के निशान हैं। ऋषि को कोर्ट में खबर मिलती है कि गवाह गायब हो चुका है। ऋषि सन्न रह जाता है। वो अदिति की तरफ देखता है जो कोर्ट रूम में बैठी मंद मंद मुस्कुरा रही है। जी हाँ दोस्तों, अदिति ने रात के अंधेरे में वकील खन्ना के जरिए कुछ गुंडों को पैसे देकर पुलिस की सुरक्षा में सेंध लगवाई और रघु को अगवा करवा लिया। ऋषि जज से समय मांगता है। योर ऑनर, मेरा गवाह खतरे में है, मुझे 24 घंटे का वक्त चाहिए। लेकिन वकील खन्ना इसका विरोध करते हैं। ये पुलिस की चाल है योर ऑनर, इनके पास कोई गवाह था ही नहीं। सबूतों के अभाव में जज अर्शी को सशर्त जमानत देने का फैसला सुनाते हैं। ऋषि अपनी मुट्ठियां भींच कर रह जाता है। कानून के हाथ बंधे हैं, लेकिन अर्शी के हाथ खुल गए हैं। जैसे ही अर्शी बाहर आती है, अदिति उसे गले लगाती है। अर्शी ऋषि के पास आती है और उसके कान में फुसफुसाती है। कहा था ना दामाद जी, मैं वापस आऊंगी। वर्दी का बहुत घमंड था ना तुम्हें। आज तुम्हारी वर्दी हार गई और मेरी दौलत जीत गई। ऋषि का खून खौल रहा है, लेकिन वो कोर्ट परिसर में कुछ नहीं कर सकता। वो जानता है कि रघु का गायब होना कोई इत्तेफाक नहीं है। अर्शी और अदिति घर वापस लौटते हैं जैसे कोई जंग जीत कर आए हों। घर में अनिरुद्ध ये खबर टीवी पर देखकर हताश हो जाते हैं। उन्हें उम्मीद थी कि नूतन को इंसाफ मिलेगा, लेकिन पैसा और पावर एक बार फिर जीत गए। जब अर्शी घर में घुसती है तो वो सबसे पहले झनक को ढूंढती है। झनक पूजा घर में दिया जला रही है। अर्शी वहां जाती है और दिया बुझा देती है। भगवान भी अमीरों का होता है झनक, अब तुम देखोगी कि नरक क्या होता है। कल तक मैं तुम्हें सिर्फ घर से निकालना चाहती थी, लेकिन तुमने मुझे जेल भेजकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब मैं तुम्हें तिल तिल कर मारूंगी। लेकिन ऋषि हार मानने वालों में से नहीं है। वो सीधा अपनी जीप लेकर उस जगह जाता है जहां से रघु गायब हुआ था। वो बारीकी से जांच करता है और उसे वहां एक मखमली कपड़े का टुकड़ा मिलता है। ये कपड़ा किसी गुंडे का नहीं, बल्कि एक खास ब्रांड के कोट का है, वही ब्रांड जो वकील खन्ना पहनते हैं। ऋषि को सुराग मिल गया है। वो समझ जाता है कि रघु को शहर से बाहर नहीं, बल्कि शहर में ही कहीं वकील खन्ना के फार्म हाउस या गोदाम में छिपाया गया होगा। ऋषि अपना फ़ोन निकालता है और अपनी भरोसेमंद टीम को अलर्ट करता है। ऑफिशियली नहीं, अनऑफिशियली रेड डालनी है। मुझे मेरा गवाह हर हाल में चाहिए, आज रात ही। इधर घर में अदिति ने जश्न मनाने का फैसला किया है। वो जानबूझकर पार्टी रख रही है ताकि झनक और ऋषि को जलील कर सके। लेकिन पार्टी की आड़ में अदिति और अर्शी एक और खतरनाक प्लान बना रहे हैं। अर्शी अदिति से कहती है, रघु को ज्यादा दिन तक छुपाना मुश्किल होगा, ऋषि उसे ढूंढ निकालेगा। हमें उसका मुंह हमेशा के लिए बंद करना होगा। अदिति घबराती है। मॉम, क्या आप उसे मारने की बात कर रही हैं? अर्शी की आंखों में वही 20 साल पुरानी वाली वहशत है। हाँ, जैसे नूतन को रास्ते से हटाया था, वैसे ही इस गवाह को भी हटाना होगा, और इसका इल्जाम हम ऋषि पर लगा देंगे। पुलिस कस्टडी से गवाह गायब हुआ और मारा गया। एसपी ऋषि की लापरवाही। मैं पूजा आपको बता दूं कि ये प्लान बेहद खौफनाक है। वो ऋषि के करियर और उसकी इज्जत दोनों को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन झनक, जो अब तक चुप थी, उसने अर्शी और अदिति की ये बात छुप कर सुन ली है।
झनक जानती है कि ऋषि की जान और नौकरी खतरे में है। वो एक बड़ा फैसला लेती है। वो घर से चुपके से निकलती है। उसे नहीं पता कि वो क्या करेगी, लेकिन उसे ऋषि को बचाना है। वो ऋषि को फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन ऋषि रेड पर है और उसका फोन बंद जा रहा है। झनक को याद आता है कि एक बार अदिति ने वकील खन्ना के पुराने मिल वाले गोदाम का जिक्र किया था। वो उस दिशा में दौड़ पड़ती है। एक निहत्थी लड़की खूंखार अपराधियों के बीच अपने पति या एक्स पति के सम्मान को बचाने जा रही है। कहानी अब उस मोड़ पर है जहां एक तरफ ऋषि वकील के ठिकानों पर दबिश डाल रहा है और दूसरी तरफ झनक बिना किसी सुरक्षा के मौत के मुंह में जा रही है, जहां रघु को बंधक बनाकर रखा गया है। क्या झनक समय पर पहुंच पाएगी या अर्शी के गुंडे झनक को भी रघु के साथ खत्म कर देंगे? और जब ऋषि को पता चलेगा कि झनक गायब है तो उसका क्या हाल होगा? ये सब कुछ बहुत तेजी से बदलने वाला है। अगले भाग में हम शहर के बाहरी इलाके में स्थित वो पुरानी मिल, जहां खामोशी और अंधेरे का राज है, आज रात वहां इंसाफ और जुर्म की आखिरी जंग लड़ी जाने वाली है। मैं पूजा ड्रामा क्वीन पूजा चैनल पर आपको बता दूं कि ये रात शो झनक के इतिहास की सबसे लंबी और काली रात साबित होने वाली है। झनक, जो अपनी जान की परवाह किए बिना उस वीरान गोदाम तक पहुंच चुकी है, एक टूटी हुई खिड़की से अंदर झांकती है। अंदर का नज़ारा देखकर उसकी रूह कांप जाती है। मैकेनिक रघु एक कुर्सी से बंधा हुआ है। उसका मुंह टेप से बंद है और उसके सिर पर खून बह रहा है। अर्शी और वकील खन्ना के भेजे हुए 2 हट्टे-कट्टे गुंडे हाथ में रिवॉल्वर और चाकू लिए खड़े हैं। वो बात कर रहे हैं। मैडम का फोन आया है, काम तमाम कर दो और लाश को इसी भट्टी में जला दो ताकि पुलिस को हड्डी भी ना मिले। झनक समझ जाती है कि उसके पास वक्त बहुत कम है। अगर उसने कुछ नहीं किया तो रघु के साथ साथ ऋषि की वर्दी और उसकी माँ का इंसाफ सब कुछ राख हो जाएगा। झनक अपनी साड़ी का पल्लू कमर में खोंसती है। ये अब वो डरी हुई लड़की नहीं है। ये एक बेटी है जो अपनी माँ के कातिलों से लड़ने आई है। वो पास पड़ा एक लोहे का रॉड उठाती है और गोदाम के लोहे के गेट पर जोर से मारती है ताकि गुंडों का ध्यान भटक जाए। आवाज सुनते ही गुंडे सतर्क हो जाते हैं। कौन है वहां? एक गुंडा बाहर आता है। झनक अंधेरे में छिपी है। जैसे ही गुंडा पास आता है, झनक अपनी पूरी ताकत से रॉड उसके पैर पर मारती है। गुंडा चीखता है और गिर पड़ता है। झनक अंदर दौड़ती है और रघु की रस्सियां खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दूसरा गुंडा, जो ज्यादा चालाक है, वो झनक को बालों से पकड़ लेता है। तो तू है वो जिसने मालकिन की नाक में दम कर रखा है? आज गवाह के साथ तू भी जलेगी। गुंडा झनक के गले पर चाकू रख देता है। रघु बेबस होकर छटपटा रहा है। झनक की आंखों में मौत का खौफ है, लेकिन तभी गोदाम का मुख्य दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ टूटता है। धूल के गुबार के बीच से एक परछाई उभरती है। हाथ में सर्विस रिवॉल्वर, आंखों में अंगारे और शरीर पर खाकी वर्दी। ये एसपी ऋषि है। ऋषि ने वकील खन्ना के फोन को ट्रेस कर लिया था। ऋषि को वहां देखकर गुंडे के हाथ कांप जाते हैं, लेकिन वो धमकी देता है, पीछे हट जाओ एसपी, वरना ये लड़की मर जाएगी। ऋषि अपनी बंदूक नीचे नहीं करता। उसका निशाना अचूक है। वो बहुत ही शांत और खतरनाक आवाज में कहता है, अगर उसे एक खरोंच भी आई तो मैं तुझे गिरफ्तार नहीं करूंगा, सीधा एनकाउंटर करूंगा। ये मनोवैज्ञानिक दबाव काम कर जाता है। गुंडा का ध्यान पल भर के लिए भटकता है और ऋषि बिना वक्त गंवाए गोली चला देता है, सीधे गुंडे के हाथ पर। चाकू गिरता है और झनक दौड़कर ऋषि के सीने से लग जाती है। ऋषि उसे एक हाथ से थामता है और दूसरे हाथ से बंदूक ताने रहता है। ऋषि की बैकअप टीम अंदर घुसती है और दोनों गुंडों को गिरफ्तार कर लेती है। ऋषि रघु के पास जाता है और उसके मुंह से टेप हटाता है। रघु रो पड़ता है, साहब मुझे बचा लीजिए, अर्शी मैम साहब मुझे मार डालना चाहती थीं। ऋषि रघु को पानी पिलाता है और कहता है, डरना मत रघु, आज तुम मरोगे नहीं, बल्कि आज तुम बोस विला में चलोगे और वो सच बोलोगे जो 20 साल से दबा हुआ है। ऋषि झनक की तरफ मुड़ता है। उसकी आंखों में गुस्सा और चिंता दोनों है। तुम यहाँ क्यों आई झनक? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? झनक आंसुओं के बीच मुस्कुराती है। अगर मैं नहीं आती तो आप गवाह तक कैसे पहुंचते? मुझे मेरी माँ का इंसाफ चाहिए ऋषि सर। इधर बोस विला में जश्न का माहौल है। अदिति और अर्शी ने घर में एक पार्टी रखी है, ये दिखाने के लिए कि सत्य की जीत हुई है और अर्शी निर्दोष है। वकील खन्ना भी हाथ में शराब का ग्लास लिए अर्शी को बधाई दे रहे हैं। मीडिया भी वहां मौजूद है क्योंकि अर्शी ने अपनी इमेज सुधारने के लिए प्रेस को बुलाया है। अर्शी माइक पर बोल रही है, मेरे खिलाफ ये सब एक साजिश थी। मेरे दामाद ने नादानी में मुझ पर शक किया, लेकिन कानून ने मुझे बाइज्जत। अर्शी का वाक्य पूरा भी नहीं होता कि घर की लाइटें टिमटिमाने लगती हैं। अचानक मेन गेट पर एक जीप की हेडलाइट का फोकस पड़ता है।
ऋषि, झनक और खून से लथपथ रघु हॉल में दाखिल होते हैं। पार्टी का संगीत बंद हो जाता है। मेहमानों के हाथ से ग्लास छूट जाते हैं। अर्शी के चेहरे का रंग उड़ जाता है, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। अदिति जो हंस रही थी, अब पत्थर की मूरत बन चुकी है। ऋषि माइक छीनता है और उसकी आवाज हॉल में गूंजती है। पार्टी हतमर्षी जी, आपका असली खेल अब शुरू होगा। वो रघु को आगे करता है। मीडिया के कैमरे रघु की तरफ घूम जाते हैं। ऋषि कहता है, बताओ रघु, तुम्हें किसने किडनैप किया था और 20 साल पहले नूतन जी की गाड़ी के ब्रेक किसने फेल किए थे? रघु, जिसे अब पुलिस का संरक्षण प्राप्त है, वो अर्शी की तरफ उंगली उठाता है और चिल्लाता है, यही है वो, अर्शी मैम साहब, इन्होंने ही मुझे पैसे दिए थे गाड़ी के ब्रेक फेल करने के लिए। और कल रात इनकी बेटी अदिति ने मुझे किडनैप करवाया और इनके गुंडे मुझे मारने वाले थे। रघु का ये बयान लाइव टीवी पर चला जाता है। अर्शी का पूरा कच्चा चिट्ठा दुनिया के सामने खुल जाता है। अनिरुद्ध, जो भीड़ के पीछे खड़े थे, आगे आते हैं। उनका चेहरा गुस्से से लाल है। अर्शी अब घिर चुकी है। वो जानती है कि अब कोई वकील, कोई पैसा उसे नहीं बचा सकता। उसका पागलपन अब बाहर आता है। वो पास खड़े एक सिक्योरिटी गार्ड की बंदूक छीन लेती है। हॉल में चीख पुकार मच जाती है। लोग भागने लगते हैं। अर्शी बंदूक की नोक पर झनक को निशाना बनाती है। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम इस घर में ना आती तो मेरा राज कभी नहीं खुलता। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अर्शी का हाथ कांप रहा है, लेकिन उसकी उंगली ट्रिगर पर है। ऋषि झनक के सामने ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। गोली चलानी है तो मुझ पर चलाओ मॉम, लेकिन आज आपको हथकड़ी पहनने से कोई नहीं रोक सकता, ऋषि कहता है। अदिति अपनी माँ को रोकने की कोशिश करती है। मॉम, प्लीज बंदूक नीचे कर दीजिए, ये पागलपन है। लेकिन अर्शी अब सुन नहीं रही। वो फायर कर देती है। ठाएं, गोली की आवाज गूंजती है, लेकिन गोली झनक या ऋषि को नहीं लगी। बीच में अनिरुद्ध आ गए हैं। अनिरुद्ध के कंधे को छूकर गोली निकलती है। अनिरुद्ध गिर पड़ते हैं। अनिरुद्ध, अर्शी के मुंह से चीख निकलती है। उसे एहसास होता है कि उसने क्या कर दिया। इसी मौके का फायदा उठाकर ऋषि अर्शी पर झपटता है और उससे बंदूक छीन लेता है। पुलिस टीम अर्शी को दबोच लेती है। अब अर्शी के हाथों में बेल वाली नहीं, बल्कि नॉन बेलेबल हथकड़ी है। अनिरुद्ध, जो घायल हैं, वो दर्द में भी अर्शी को देखते हैं और कहते हैं, आज तुमने हमारे रिश्ते का ही नहीं, अपनी इंसानियत का भी कत्ल कर दिया अर्शी। मैं तुम्हें अपनी पत्नी कहने पर शर्मिंदा हूँ। अर्शी रोती है, गिड़गिड़ाती है, अनिरुद्ध, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। पुलिस उसे घसीटते हुए ले जाती है। इस बार उसका जाना तय है, उम्र कैद या फांसी के लिए। अब बारी अदिति की है। ऋषि अदिति के पास जाता है। अदिति डर के मारे कांप रही है। वो जानती है कि उसने भी जुर्म में साथ दिया है। ऋषि बहुत ही सख्त लहजे में कहता है, अदिति, तुम मेरी पत्नी हो, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। या तो तुम अभी अपना जुर्म कबूल कर लो और गवाह बन जाओ, या फिर तुम्हें अर्शी जी के साथ जाना होगा। अदिति टूट जाती है। वो घुटनों पर बैठकर रोने लगती है और मीडिया के सामने मान लेती है कि उसने रघु को किडनैप करवाया था। कुछ दिनों बाद बोस विला का माहौल बदल चुका है। घर में अब वो घुटन नहीं है। अनिरुद्ध ठीक हो रहे हैं। झनक उनकी देखभाल कर रही है। ऋषि ने अपना ट्रांसफर रुकवा लिया है। हॉल में अनिरुद्ध, झनक और ऋषि बैठे हैं। अदिति को जमानत मिल गई है, लेकिन उसे घर के एक हिस्से में नजरबंद जैसा रखा गया है और ऋषि ने उससे तलाक की अर्जी दाखिल कर दी है। अनिरुद्ध झनक का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं, बेटा, मुझे माफ़ कर दो। मैं नूतन को तो नहीं बचा पाया, लेकिन अब अपनी बाकी जिंदगी मैं तुम्हारे नाम करता हूँ। आज से तुम इस घर की बेटी नहीं, मालकिन हो। झनक की आंखों में आंसू हैं, लेकिन ये खुशी के आंसू हैं। वो ऋषि की तरफ देखती है। ऋषि वर्दी में है। वो सल्यूट के अंदाज में हाथ माथे पर ले जाता है और मुस्कुराता है। बिना कुछ कहे उनकी आंखों में एक वादा है कि वे हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। शो का अंत इस सीन पर होता है जहां झनक नूतन की तस्वीर पर माला चढ़ाती है। तस्वीर में नूतन मुस्कुरा रही है, मानो कह रही हो कि इंसाफ मिल गया। और बैकग्राउंड में ऋषि खड़ा है, जो अब सिर्फ एक एसपी नहीं, बल्कि झनक का रक्षक और उसका सबसे बड़ा सहारा है। अर्शी जेल की कालकोठरी में बैठी है, अपने किए पर पछता रही है, लेकिन अब अंधेरा ही उसका साथी है। तो दोस्तों, ये था झनक के इस धमाकेदार ट्रैक का अंत, बुराई की हार और सच्चाई की जीत। आपको क्या लगता है, क्या ऋषि को अदिति को माफ़ करना चाहिए या झनक के साथ नई शुरुआत करनी चाहिए? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ड्रामा क्वीन पूजा को सब्सक्राइब करें ऐसे ही मसालेदार अपडेट्स के लिए। मैं हूँ पूजा। अलविदा।